तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्वेश्चन लॉन्ग में रहेगा 5 नंबर में, और एक क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बनता है, क्योंकि ये आपका देखा जाए तो फिजिक्स पार्ट 1 का लास्ट यूनिट है, मतलब यूनिट नंबर 5। और चूंकि हम इसको कंबाइन कर रहे हैं वेव के साथ, क्योंकि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वह मैं चैप्टर वाइज नहीं लेकर चलता। मैं देखता हूं अगर इसका टॉपिक इससे मैच कर रहा है मैं जोड़ देता हूं। ठीक, ये काम नहीं करता कि मैं पूरा पहले पार्ट खत्म करूंगा सेकंड खत्म करूंगा। ठीक, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया था पहले, इसके पहले जिसमें आपने इंटरफेरेंस पढ़ा, डिफ्रैक्शन पढ़ा, पोलराइजेशन पढ़ा, इस तरीके से। और उसकी ठीक पहले क्या पढ़ा था, परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। इतना जो लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़े होंगे अपने अपने कोचिंग में जैसा किए होंगे। उसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया गया था कि लाइट का नेचर, एक्चुअली हम लोग लाइट का नेचर स्टडी कर रहे हैं अलग अलग साइंटिस्टों के बारे में। उसी में एक साइंटिस्ट और आते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमको बताया था लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है, या एक्चुअली वही है भी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखो नाम होगा, विद्युत भी है, चुंबक भी है, और तरंग तो मान लो पढ़ते आए हो। तरंग का मतलब किसी मीडियम में जो पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाए। नहीं समझो आप खुद एक पार्टिकल हो, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ना है आपको। जैसा कि कोई आपको मान लो चिढ़ा रहा है, बुली कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप अपने ही अंदर ठीक तड़प रहे हो, मतलब सेंसेशन हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, दैट मीन्स वाइब्रेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई, वहां साउंड आएगी ना। साउंड अगर धड़कन तेज हो रही तो लब डब का साउंड आएगा, इस तरीके से वही हो रहा है। दैट मीन्स क्या होता है, वेव में कभी भी पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा ही नहीं, बस अपने ही स्थान पे रह के सेंसेशन करेगा, झंझनाएगा, तड़पेगा, जो भी करना होगा अपने अपने स्थान पे रह के। लेकिन बताओ इस चक्कर में आपके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो बाहर निकल ही रही है, आपकी बॉडी की एनर्जी निकल रही। दैट मीन्स हो गया वेव के केस में पार्टिकल अपना स्थान तो नहीं चेंज कर रहा है लेकिन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ये याद रखे रहना हमेशा। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा उसके जो पार्टिकल होंगे, और चूंकि हर एक लाइट पार्टिकल जो होगा या जो वेव होगा वही पार्टिकल से मिलकर ही बना है। मैंने पढ़ा था ना कि लाइट जो है वेव भी होता है, लाइट एक पार्टिकल भी है, और हर एक पार्टिकल अपना अलग अलग साइज होता है, तभी लाइट में 7 कलर पाए जाते हैं। और हर एक कलर का जो कोई लाल है, कोई बैगनी है, जो विबग्योर बना रहा है, हर एक कलर का साइज मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है, कहते नहीं लाल का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ये लाल आपको बहुत दूर से दिख जाता है, बिकॉज ऑफ द रेड पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा होता है कंपेयर देन 6 जो पीछे उसके लगे हुए हैं। ठीक, लेकिन आपका जो वायलेट है, वायलेट उसका पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोन, बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से आपको दूर से नहीं दिखता हो, जब उसके पास जाओगे तब दिखेगा। सेम ऐसे अगर मैं ग्लो कर रहा हूं, इतना हैंडसम दिख रहा हूं, ठीक, इसका एक ही रीजन है कि मेरी बॉडी की जो लाइट पार्टिकल पड़ रहा है वो ज्यादा, उसकी साइज बड़ी है, या तो मेरी बॉडी से रिफ्लेक्शन ज्यादा हो पा रहा है। ठीक, आप भी क्रीम पाउडर लगा लो, आप भी ग्लो करोगे। ठीक, कहाँ बेटू, तो बेटू भी ग्लो कर सकता है, ठीक, अखिलेश भी ग्लो कर सकता है। तो हम कितनी बार समझा चुका हूं, नहीं बात कालेपन की नहीं है, बात गोरेपन की नहीं है, बात यह है कि आपकी सरफेस, आपका बॉडी का जो सरफेस है कितना ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ज्यादा करेगा ज्यादा ग्लो दिखोगे, ग्लेयर करोगे, चकाचौंध जिसे कहते हैं। ठीक, अब उसका ऐसे कि वहां लंबू भैया हैं एकदम गोरे गोरे, ठीक, उनका नाम मुझे भी नहीं पता है, याद हो जाएगा। तो अभी वो ज्यादा मुझे अच्छे दिख रहे हैं। ठीक, बस एक ही है, शायद आज कोचिंग का पहला दिन होगा, नहा धो के आए होंगे। ठीक, अब धीरे धीरे उसके बाद इंसान छोड़ देता है, अब सबसे मुलाकात हो ही गया है, अब क्या जरूरत है नहाने धोने की, वैसा होता है। ठीक, अभी पहले दिन इंसान का अच्छा जमा के आता है एकदम बढ़िया से, लेकिन जैसे भाई साहब आए, मान लो आए, सीधा मेरा पैर छुए, ठीक, नमस्ते किए, लेकिन ये हर दिन नहीं हो सकता ना। आज पहला दिन तो हो गया, लेकिन हर दिन नेचर में नहीं आ पाता वो। हम इनसे बेइज्जती नहीं कर रहे हैं इनका, मैं बता रहा हूँ, वो नेचर है अपना लोग का। कोई भी चीज, हम कोई भी काम डेली नहीं कर पाते हैं, ठीक, वो ह्यूमन नेचर बदल ही जाएगा।
सेम अपना लाइट केस में है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे जैसे मीडियम को चेंज करेगा ना, उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये भी रहता है नहीं? तो देखना यहाँ पे, देखना कि आसमान नीला दिखाई दे रहा है, पानी आपको नीला दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं कोई सूर्योदय सूरज में आसमान लाल दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स पार्टिकल अपना नेचर चेंज कर रहा है। इस तरीके से इसका थोड़ा सा एक बात और, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो पार्टिकल होगा उसका फ्रीक्वेंसी नो हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी नेवर बी चेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक, जितने भी इसके वेव होते होंगे सबकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा, चेंज होता रहेगा। वो जैसे अगर आपको लाल ज्यादा दिख रहा है, दैट मीन्स उसका एम्पलीट्यूड मतलब हाई है, वो ज्यादा डिस्प्लेस हो पा रहा है पार्टिकल अपने मीडियम में। जब ट्रेवल कर रहा है ना तो लंबा लंबा डिस्टेंस ले रहा है, कहने मतलब है। लेकिन जो आपको कम दिख रहा है, दैट मीन्स की जो एम्पलीट्यूड है, ये चीज होता है ना एम्पलीट्यूड, ये वेव हो गया, अब ये कितना ऊपर जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, यहां से लेकर यहां तक का इसका एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड बताता है कि लाइट में कितनी चमक होगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड ऑन दी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक, तीव्रता डिपेंड करती है, अनुकमानुपाती होती है, ठीक, इसके आयाम के वर्ग के। ठीक, मतलब जिसका जितना ज्यादा आयाम ना, उसकी तीव्रता चमक, ठीक, शाइनिंग उतना ज्यादा करेगा। इसका ध्यान रहे। ये फार्मूला भी ध्यान रखना चाहिए, मैंने कहीं बताया था उस दिन क्लास में आपको। ठीक, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, कहीं कहीं इसको ऐसे करके लिखा जाता है, आई इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, के ए स्क्वायर करके लिखा जाएगा, कांस्टेंट ले लिया गया है के। बात समझ में आ रहा है? ये एक नंबर का सवाल होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही चीज शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस की जाती है, कैसे बनाया गया, ये कैसे कहां से आ गया भाई ये। ठीक, तो इसके बाद सब शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में अगर बात करें हम, देखिए यहां पे, इसके लिए पहले एक इंट्रोडक्शन देते हैं। जो स्थिर विद्युत आवेश है, स्थिर विद्युत आवेश, जैसे मान लो आपने कोई बैटरी ले लिया, सेल ले लिया, उसमें कौन सा आवेश हो गया बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। क्या हो गया उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना लंबा लंबा बार बार थोड़ी बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में से बोल देना EMW, EMW या EM वेव कहा जाएगा। कहीं कहीं इसको ऐसे हिंदी मीडियम में ऐसे EM तरंग लिखा जाता है, इसको ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक, या समझो EMW बस। अब यहाँ पे आते हैं, स्थिर विद्युत आवेश। एक तो ये हो गया, कहने मतलब मैं बताया था आवेश दो टाइप का होता है, आपने पढ़ा होगा। आवेश भी दो टाइप के होते हैं, चार्ज, एक चार्ज जो हमेशा फिक्स हो जाए, दैट मीन्स बैटरी हो गया, सेल हो गया, ये जगह स्टोर हो गया, इसकी लाइफ साइकिल फिक्स होती है। लेकिन अगर मान लो चार्ज आपका क्या कर रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहा है, जैसे पावर हाउस लाइट यहाँ पे आ रहा है, दैट इज क्या हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसे बोला जाएगा गतिकी विद्युत कहा जाएगा, गतिकी विद्युत। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये हो जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कोई भी साइंटिस्ट, क्योंकि इसके बारे में मैक्सवेल ने बताया है, तो मैक्सवेल शुरुआत में जो कूलाम आए थे, गॉस, अब ध्यान देना, इनके फादर कहे जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ठीक, कूलाम और गॉस। अगर आपको पूछूं, पढ़ चुके हो आप सभी लोग, कूलाम के नियम में आपने देखा था, उसमें दो स्टैटिक चार्ज लिए थे, प्लस और माइनस करके, या प्लस प्लस ले लिए। कूलाम का ऐसा नियम है जो अट्रैक्शन भी करता है चार्ज और रिपल भी करेगा। दोनों के लिए आप F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगाए थे। ठीक, दोनों के लिए, मतलब कूलाम का नियम चाहिए, प्लस अट्रैक्शन भी होता है चार्ज के बीच में, रिपल्सन भी होता है, सब बता के चले गए वो। लेकिन गॉस ने क्या किया, लेकिन कूलाम ने क्या किया था, चार्ज को क्लोज नहीं किया, चार्ज को एक जगह फिल नहीं किए कि इसको बंद, काम कर बंद कर देते हैं। वही काम कौन कर गए, गॉस, कूलाम का यूज कर लिए थ्योरी। गॉस ने कहा कि नहीं, जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे ना, ये सब मिलके एक सरफेस बनाते हैं।
ठीक, कोई सर्कल, कोई स्फीयर बना लेगा, कोई सिलेंडर के शेप में आ जाएगा, कोई कोन के शेप में आ जाएगा, इस तरीके से कोई खोखला बेलन बना लेगा, कोई गोलीय कोष बना लेगा, इस तरीके। और सबका डेरिवेशन आपने किया भी होगा। तो गॉस ने क्या किया, चार्ज को एक बॉक्स के अंदर रखे, उसे कहते हैं कौन सा होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो एनर्जी अंदर आए ना तो एनर्जी बाहर जाए, ना तो कोई मैटर अंदर आए ना तो कोई मैटर बाहर जाए। मतलब ना तो पदार्थ की, ना तो उसके जितना भी क्वांटिटी है उसका आदान प्रदान हो, ना तो पदार्थ की ऊर्जा का आदान प्रदान हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, आसपास ठंडी के समय आई गया है तो मिल्टन का बॉटल ले लो, पानी ठंडा भर दिए, गर्म भर दिए तो गरम गरम बना रहता है। दैट मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम। आपने एनर्जी को कंजर्व कर लिया है, संरक्षित कर लिया है। बात समझ में आ गया ना? वही चीज यहाँ पे आता है। तो अब ध्यान देना, तो मैक्सवेल क्या कह रहे हैं, केवल इससे और केवल इससे हम इसका उत्पादन नहीं कर सकते अकेला होके। ध्यान देना, अकेला ना तो ये बनाएगा ईएम वेव, ना तो ये बनाएगा ईएम वेव। कहें तब कैसे बनेगा, कहें इसका रीजन क्या जरा बता दो। कहें जो स्थिर विद्युत आवेश होता है, ये स्थिर विद्युत आवेश, इसका जीवन काल जो होगा फिक्स होगा, ये मूव करता ही नहीं, पहली बात गतिमान है ही नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, गतिमान होगा, प्रकाश की चाल से आगे बढ़ेगा। इसका स्पीड कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारे के आपने पढ़ा होगा। इसकी पावर चेक करने के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज किया जाता था। और इसकी पावर यूज करने के लिए अगर मान लो इसमें चुंबकशीलता, भी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन अगर अगर हमें चेक करना है किस मटेरियल का चार्ज पावर ज्यादा है किसका कम है, इसे कहते थे ना माध्यम की विद्युतशीलता बोलेंगे इसको, माध्यम की, ऐसे बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाएगा, ठीक है। इसको निर्वात की विद्युतशीलता पावर बताएगा ये, ठीक। और इसकी वैल्यू 8.85 जितना होता था, कांस्टेंट होता है। दैट मींस आपको एग्जाम में दिया रहेगा, याद की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एग्जाम में डायमेंशन आया है, इसका एग्जाम में बीमा पूछ लिया है, वो तैयार कर लेना। एक नंबर में कई दफा पूछ लिया है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है। अब देखो, लेकिन अब ध्यान देना, तो लोगों ने सवाल उठाया मैक्सवेल के ऊपर, कहा अच्छा ठीक है, मान लो इसमें चार्ज तो मान लो फ्लो नहीं कर रहा है, एक जगह कांस्टेंट है, इसका जीवन काल भी फिक्स है, तो हम इससे तो ये नहीं बना सकते तरंग। एक तो कैसे होगा बताओ, कहें इससे लेकिन कुछ हो सकता है, कहें अच्छा, कहें लेकिन हाँ गतिकी विद्युत से क्या उत्पन्न हो सकता है बताओ, चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हो सकता है। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, हमें नहीं पता कि 12 में पढ़े हो नहीं पढ़े हो, लेकिन कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसका एक्सपेरिमेंट था वो, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है उनका, साइंटिस्ट ओस्टेड। उन्होंने क्या बताया था, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है, जब भी किसी वायर में, तार से माध्यम में, जब भी किसी माध्यम में चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो अपने चारों तरफ वो एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और ये कैसे सिद्ध किया इन्होंने, एक वायर लिया, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक, और उसके पास कंपास लेकर गए और वो डिफ्लेक्ट हो गया कंपास, ठीक। मैग्नेटिक कंपास क्या हो गया वो, और मैग्नेटिक कंपास की खूबी होती है कि तभी डिफ्लेक्ट होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आएगा, तभी वो प्रूव कर पाए। आपने सुना होगा धारावाही प्रणालिका, इस तरीके से। तो उसी में सोलेनॉइड का नाम सुने होंगे, एक मेटल ले लिए, पंखे में इसे भी यूज करते हैं पंखे में। अब एक मेटल रॉड ले लिए, उस पर तार लपेट दिए, दैट इज सोलेनॉइड, इसे कहते हैं परिनालिका। ऐसे मान लो ये हो गया, ये बेलनाकार है, इसके ऊपर तार लपेट दो। जितना ज्यादा फेरों की संख्या उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर, मैग्नेटिक पावर। डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक। फेरों की संख्या कितनी ज्यादा है उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तभी जन्म हुआ किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि अभी हमने पढ़ाया नहीं हुआ है, आपको रोक के रखा है उसको, क्योंकि इसके बाद जस्ट उसे रिलेट करेंगे फिर, ठीक। सब इंटरकनेक्टेड है और चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से काफी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, स्वप्रेरण क्या होता है, इस सब के बारे में वो जो क्वेश्चन अभी बनता है, तो एग्जाम टाइम में बहुत फायदा करेगा हम लोग, कहने मतलब है, पढ़ेंगे तो उसको। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, ठीक, लेकिन इससे हम चार्ज फ्लो नहीं करा पाएंगे चुंबक से केवल,
ठीक, अल्टीमेटम ये है। अभी भी इससे चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मतरंगे बन नहीं पा रहा था, तो कहे काम करते दोनों को मिला देते हैं अपनी बार। कहेगा हम दोनों का यूज कर ले एक साथ, तब क्या होगा। एक काम कर सकते हैं, हम एक ऐसा सरफेस ले जिसमें ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब चुंबक की तीव्रता नापने के लिए हम यूज करते हैं म्यू नॉट का ना। किसका यूज करते हो? म्यू नॉट का या म्यू का। इसे कहते हैं चुंबकशीलता, ठीक, परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक पावर बोल सकते हो इस तरीके से, या परमिएबिलिटी, कई सारे नाम दिया जाता है इसको। इधर ध्यान देंगे, अगर कहीं पर नॉट लगा है दैट मीन्स ये वैक्यूम की बात कर रहा है। अगर नॉट नहीं लगा है इसका मतलब हो गया मीडियम की बात कर रहा है, वाटर, ग्लास, इस तरीके से, ठीक। अगर इसका मतलब ये कहीं पर हवा भी नहीं है समझ लो यहाँ पे, ठीक। अब दोनों को मिला देते हैं, देखना क्या होगा। तो बाद में इन्होंने कहा एक काम करते हैं, इन्होंने एक शब्द लाया मिलाने के बाद, कहा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन किसके द्वारा होगा? त्वरित आवेश के द्वारा। मेनी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो किसके द्वारा? त्वरित आवेश। हमें चार्ज को एक्सिलरेट करना पड़ेगा, ठीक, एक्सिलरेट चार्ज, एक्सिलरेट चार्ज। मैक्सवेल ने कहा अगर आप किसी तरह चार्ज को क्या कर पाओ? एक्सिलरेट। सर इसका क्या मतलब होता है? ये अगर कोई आवेशित कण, ध्यान देना, अगर कोई आवेशित कण क्या करना शुरू कर दे? दोलन। क्या करना शुरू कर दे? दोलन। इसे कहते हैं ऑसिलेशन। अगर कोई आवेशित कण क्या करना शुरू कर दे? दोलन। भाई तरंग, अभी मैंने आपको शुरू में जब इंट्रोडक्शन बताया था, तरंगों के उत्पादन में सबसे बड़ा रोल किसका है? पार्टिकल। पार्टिकल अपने स्थान में बैठा रहता है और ऑसिलेट करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है अपने स्थान पे। सेम कहें, आप समझो कि चार्ज भी क्या है? पार्टिकल है। इस चार्ज को, अगर ये चार्ज पार्टिकल मिलके, जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं प्लस माइनस जो भी हैं, अगर सब मिलके क्या करना शुरू कर दे? ऑसिलेट। मतलब अपने ही मेन पोजीशन पे बैठ के अप डाउन कर रहे हैं, या आगे पीछे टू एंड फ्रो कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, कुछ तो करें, ठीक। उससे क्या निकलेगा? एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी किस फॉर्म में होगा? लाइट के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? हाँ, यहां से जैसे ऑसिलेट करेंगे तो आपको एक एनर्जी मिलेगा, आपको एक एनर्जी मिलेगा। ये एनर्जी आपको लाइट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। ऐसे इन्होंने कहा यही लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो बता देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आवेशित कणों के दोलन अर्थात त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। इंग्लिश में क्या बताओगे? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटिंग पार्टिकल चार्ज, ठीक, ध्यान देना, ऑसिलेटिंग पार्टिकल चार्ज, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरेटेड चार्ज। इसका ध्यान देना। कोई पूछे होता क्या है? अब ध्यान दें, इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया त्वरण। क्या आ गया इसमें? आवेश में आ गया त्वरण। इसका मतलब सर, अब बताओ, कोई चार्ज पार्टिकल है, कभी ऊपर है कभी नीचे वाइब्रेट कर रहा है, दैट मीन्स उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। और जहां डायरेक्शन चेंज होगा, और चूंकि मूव कर रहा है, मूव का मतलब वेलोसिटी आ गई उसमें, और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ गया, डायरेक्शन कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसमें क्या आ जाएगा? फिर आपने पढ़ा होगा वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। उसी से बन गया ये त्वरित आवेश। तो अगर आपके आवेश का डायरेक्शन विथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, फिर बता रहा हूं स्पीड कांस्टेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा वृत्तीय गति। अगर कोई पूछे आपसे वृत्तीय गति कैसे कहते हैं, क्या बताओगे? जब भी कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करे लेकिन उसका वेग परिवर्तित होता रहेगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी वस्तु अगर गोल गोल घूम रहा है, तो उसका स्पीड, चलने का स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वह हमेशा, उसका दिशा, ये वेलोसिटी, उसका जो दिशा है हमेशा क्या रहेगा बताओ? वो चेंज होता रहेगा। लेकिन उसका स्पीड क्या रहेगा बताओ?
उसका जो स्पीड रहेगा वह कांस्टेंट रहेगा, तभी आपने नाम सुना होगा अभिकेंद्र त्वरण का नाम सुना होगा। ठीक, तो ध्यान देना कहीं पर भी अगर ये आ गया एक्सीलरेशन, दैट मीन्स वहां वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, पार्टिकल मतलब चार्ज, समझना, यहाँ पार्टिकल चार्ज बोलना, आवेश, आवेश का डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है, दैट वाइज इसी वजह से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल पाता है। एक तो ये हो गया। अब आते हैं मैक्सवेल का एक्चुअल थ्योरी क्या था। अब इन सबको मिला लेंगे और एक एक परिभाषा बना देंगे। तो बना देते हैं भैया। ये क्या कह रहे हैं मैक्सवेल जी, कह रहे हैं कि एक डायग्राम समझेंगे, डायग्राम से एकदम अच्छे से। अब ये डायग्राम एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, देखना। ऊपर ये ई एंड डी, कहें जब किसी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र बी, बी माने मैग्नेटिक फील्ड, मैं दिखा चुका हूं, बी माने मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बी से डिनोट करेंगे। और इसको हम लोग दिखाएंगे, ये जो चुंबकीय क्षेत्र किससे दिखाएंगे, अरे विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को किससे दिखाएंगे, ई से दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगे ई से। इंग्लिश मीडियम वाले समझ में आ तो रहा है ना, इधर ध्यान दो ना, नहीं तो क्योंकि बाइलिंगुअल चल रहा, ध्यान नहीं दोगे तो शब्दों का मतलब भूल जाओगे फिर ना, इसे तो ध्यान देना। तो क्या बताया मैक्सवेल ने कि अगर चुंबकीय क्षेत्र ले लिए, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या ले लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझो कि 3D है ना, 3D नहीं बना सकते ना इस पे, ऐसे करके है, जैसे एक कॉर्नर ले लो, एक नीचे गया, उधर गया, किधर गया, ठीक, इस तरीके से। अब परपेंडिकुलर होना चाहिए, सब जगह परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए तीनों। अब बताइए इधर जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है वेव का डायरेक्शन, किसको दिखा रहा है, ये वेव का डायरेक्शन, इसे कहेंगे गतिमान आवेश की दिशा। ये जो त्वरित आवेश है ना, इसका डायरेक्शन ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, इसे कहते हैं संचरण की दिशा, संचरण की दिशा, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक, चलो भैया, कहे कि क्या होगा, यहां से शुरू करते हैं। इस तरीके से, ठीक, ये ई हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ई हो गया, देखना ई, ठीक, और ये वाला बी, ऐसे अल्टरनेट लेकर चलना। ठीक, अब यहां पर, अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डायरेक्शन पाया जाता है, डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन दिखा, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन दिखा दो, ये इधर को डायरेक्शन होगा। बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस इधर, लेकिन डेफिनेशन बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझ लो। और आप लोग को समझा चुके हैं, हर दिन जो भी हेडिंग पढ़ा रहा हूं, प्लीज को घर पे जाके तुरंत तुरंत तैयार कर लेने का, अपने हिसाब से नोट्स बनाओ और उसको याद करो। ठीक, अभी तो मान लो आपको ये वीडियो दोबारा देखने का मौका मिल जाएगा, एक बार अगर दोबारा भी देख लोगे ना खाते पीते, तो आपको याद हो जाएगा सारी चीजें और पूरी कहानी रट जाएगी। तो आप अच्छे से आप वेव के बारे में, प्रकाश के बारे में कुछ डीपली नॉलेज बता सकते हो किसी को कि हाँ हम जानते हैं इसके बारे में। डायरेक्शन यहाँ पे हो गया है, ये उल्टा हो गया है, इधर को नहीं बनाना, एक उल्टा एक सीधा बनाना है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, जिंदगी में कोई चीज उल्टा भी होना चाहिए ना, बस मौका मिलना चाहिए बस। तुम लोग अब इन्हें कमेंट कर दे रहे हो, ये हो गया।
अरे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसे बना दोगे तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक, समझो पत्ती बना रहे हो, पान बना रहे हो, इस तरह के। ठीक, हाँ, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर। इसका नाम देंगे वेक्टर है ये, वेक्टर। ठीक, इसका नाम वेक्टर बोलना भैया, सदिश। अरे दोनों मत लिख देना, इंग्लिश में हिंदी में होगा वेक्टर। ठीक, तो क्या बताए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, संचरण की दिशा, ये तीनों लंबवत होके प्रोपेगेट करेंगे, दोलन करेंगे, ऑसिलेट करेंगे तीनों। ठीक, तब हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप देख सकते हो एक किस तरह दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके दिख रहा है। कौन सा वेव है बताओ, ये यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से नेचर का होगा बताओ, नेचर क्या होगा इसका, अनुप्रस्थ। क्या होगा, अनुप्रस्थ। कई बार पूछा गया एक नंबर में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है, तो बताओगे क्या, अनुप्रस्थ, मतलब ट्रांसवर्स होगा। क्या होगा, ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर। ठीक, इसमें ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, श्रृंग हो गया, गर्त हो गया, इस तरह के क्रस्ट ट्रॉट, क्रस्ट ट्रॉट, ऐसे करके। ठीक, इसका जो स्पीड होगा, आगे बढ़ने का जो स्पीड होगा कितना होगा, सेम स्पीड, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होगा, ठीक, इक्वल टू होगा स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है बताओ, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, प्रॉपर्टी बता रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और एक बात, जब हम E की वैल्यू और B की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तब हमें ये बराबर होगा किसके, C की वैल्यू आ जाएगी। जब E और B का जो अनुपात होगा वह स्पीड ऑफ लाइट का बताएगा। E और B का, इस पे सवाल लगाएंगे हम लोग। E माने हो गया, समझ रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहीं कहीं इसको ऐसे भी करके लिखा जाएगा, C बराबर E0 में V0 लिखा जाएगा। डिपेंड करता है मीडियम बोल रहा है कि निर्वात बोल रहा है। निर्वात बोलेगा इसका यूज करना, वैक्यूम बोलेगा तो, अगर मीडियम बोल दिया अरे वैक्यूम के लिए इसका यूज करना, अगर मीडियम बोल दिया इसका यूज करना, सिंबल का थोड़ा सा फर्क है। ठीक, नॉट लग गया मतलब निर्वात की बात कर रहा है। और एक बात है, सी की वैल्यू इनके फॉर्म में अगर लिखा जाए तो बहुत मेनी टाइम पूछा गया है, 1/√μ0 और ε0। इसका तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन जरूर रहेगा एमसीक्यू में या 1 मार्क्स में। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका डायमेंशन कितना होता है, इसका यूनिट कितना होगा, आपको सब पता है। इसे देख के कंफ्यूज कर रहा है आपको, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज यही होगी, इसका यूनिट क्या होगा, यही होगा। बस आप कंफ्यूज जाओगे, लेकिन बड़े बड़े लिख देगा। ठीक, और अगर ये कहां से आ गया नया चीज। ठीक, तो याद रखे रहना, ये किसके बराबर होगा, सी के बराबर है, और सी माइनस स्पीड ऑफ लाइट होता है, वैल्यू भी यही होगा। कहने मतलब है, अगर जो μ0 की वैल्यू रख के पुट कर लेना, यहाँ मतलब आप सभी का होमवर्क है ये, μ0 की वैल्यू पुट कर लेना, ऐसा नॉट की वैल्यू पुट करना, मल्टीप्लाई करना, इसको रूट निकालना, सॉल्व करना, देखना इतना ही आंसर आएगा। ठीक, इसको मैं नहीं कराऊं क्योंकि जरूरत नहीं है कराने की, लेकिन आप कर सकते हो, करना चाहो तो वेरीफाई इसकी वैल्यू क्या होती है। बात समझ में आ गया ना। तो ये रहा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा, क्या बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव त्वरित आवेश के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब इसमें कई सारे तरंगे काम करें, एक तरंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम बात करेंगे इसके बाद जस्ट, कई तरंगे पाई जाती हैं इसमें। ठीक, इन तरंगों का जो स्पीड होगा प्रकाश की चाल की ठीक बराबर होगा, निश्चय एक इसका विशेष ध्यान रखना। और इनका जो नेचर होगा अनुप्रस्थ का नेचर होगा। और बाकी एक बात और ये भी है, इसका जो इसकी जो हमने कहा था आवृत्ति क्या होता है बताओ, इसका आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति EMW का, ठीक, जैसे आवृत्ति जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा, आयाम
आयाम जो रहेगा वह क्या होता रहेगा बताओ, चेंज होता रहेगा। तभी यहीं पे आ जाता है हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लैम्डा अलग होता है, म्यू अलग होता है, मतलब वेवलेंथ अलग होगा और फ्रीक्वेंसी अलग होगी। ठीक, आपके पास पूरा इसका नोट्स भी है, ये मैंने आपको बता दिया मेन मेन पॉइंट, इसको आपको नोट करना ही है। लेकिन आपको जो ब्रीफ नोट्स है अच्छे से वो मैं लिख के लाया हूँ, उसको मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। ये अगर टेलीग्राम से जुड़े हो टेलीग्राम पे कर लेना, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में है वहां पे जाएगा, और नोट्स को अच्छे से खाली पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ये अपनी लैंग्वेज में आसानी भाषा में लिख दिया हूँ, जितनी कहानी बताया हूँ उतनी कहानी उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने व्हाइट पेज पूरा लेकर बैठा, मैंने कहा पढ़ाना तो है, ये लिख डालता हूँ। ठीक, और आराम से फिर लिख दिया कि अपनी भाषा में, देसी भाषा में इतना लिख पाए। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लें, उसके बाद फिर हम कुछ आगे कंटिन्यू करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी और बताते हैं। थैंक यू।